नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ लाइव है, क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनवाते हैं। कहीं सूखा का संकट खड़ा करेगा और इसके कारण होने वाले परिवर्तन से तमाम स्थलों पर अकाल पड़ने की संभावना भी पनपती हुई दिखाई देती है। इन सब से बचाव के लिए ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने 2017 में सरकार बनने के बाद वृक्षारोपण के इस महाअभियान के साथ आगे अपना कार्य करना प्रारंभ किया। और मुझे प्रसन्नता है, आज जहां हम लोग एक ही दिन में 36 करोड़ 50 लाख वृक्षारोपण के इस कार्यक्रम को संपन्न करेंगे, वहीं पिछले 7 वर्ष में प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार ने अब तक 168 करोड़ वृक्षारोपण के कार्यक्रम को संपन्न किया है। और 168 करोड़ वृक्षारोपण के कार्यक्रम के साथ जुड़ने के साथ ही प्रदेश के अंदर मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जो हमने थर्ड पार्टी इन सभी लगाए गए पेड़ों को देखा है, लगभग 75 से 80% पेड़ अभी भी जीवित हैं, अच्छी वाटिका के रूप में वहां पर वे आगे बढ़ रही हैं। यह प्रदेश सरकार के द्वारा किए गए कार्यक्रम का अभियान का एक परिणाम है। और केवल इसको अगर मैं बोलूं, हो सकता है लोगों के लिए विश्वसनीय हो, आज वैश्विक संस्थाएं इसे मान्यता दे रही है। अभी आपने देखा होगा, हमने 10 किसानों को यहां पे कार्बन क्रेडिट से, यानी कार्बन उत्सर्जन से जो पर्यावरण को क्षति हो रही है उसके बचाव के लिए जिन किसानों ने अब तक पेड़ लगाने के इस अभियान के साथ सफलतापूर्वक अपने कार्यक्रम को आगे किया, अपना रजिस्ट्रेशन कराया, वैश्विक संस्थाएं आकर के उनका निरीक्षण की, उन्हें यहां पर कार्बन क्रेडिट के रूप में धनराशि उपलब्ध करवाने की व्यवस्था भी नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में दिया गया। और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इस प्रयास का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश सरकार को इसके लिए 200 करोड़ रुपए का अनुदान भी प्राप्त हो रहा है, जिसमें वह कार्बन उत्सर्जन को रोकने में इन पेड़ों ने जो पेड़ लगाए गए लगातार उन किसानों को 5 वर्ष तक धनराशि मिलेगी। पहले चरण में हम लोग आज 25,000 किसानों को इस सुविधा का लाभ प्रदान कर रहे हैं। आप अनुमान कर सकते हैं कि 200 करोड़ रुपए किसानों के खाते में जाएंगे, पेड़ लगाएंगे, उस पेड़ का किसी ने इमारती लकड़ी के रूप में, किसी ने फलदार, किसी ने औषधीय, किसी ने पीपल, पाकड़, बरगद, किसी ने नवग्रह वाटिका लगाई होगी, किसी ने हरशंकरी लगाई होगी, किसी ने नक्षत्रशाला लगाई होगी और किसी ने अन्य कार्यक्रम के साथ जुड़ करके इस अभियान को आगे बढ़ाया। लेकिन वैश्विक संस्थाएं उसे मान्यता दे रही है। 200 करोड़ रुपए की राशि उत्तर प्रदेश को प्राप्त हो रही है। बहनों और भाइयों, लखनऊ आज प्रदेश का सबसे बड़ा महानगर के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। ये प्रदेश की राजधानी भी है। हम लोगों ने कल ही इसको स्टेट कैपिटल रीजन के रूप में डेवलप करके इसके आसपास के क्षेत्र को आर्थिक प्रगति के एक नए मानक के रूप में स्थापित करने के एक बड़े अभियान को हम लोगों ने आगे बढ़ाने की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाया। लेकिन याद रखना, विकास हम जितना करेंगे उस विकास का लाभ लंबे समय तक लोगों को तब मिलेगा जब भौतिक विकास के साथ साथ उससे होने वाली पर्यावरणीय क्षति को हम न्यूनतम स्तर तक पहुंचाने में भी सहायक होंगे। बहुत सारे इनिशिएटिव उठाए गए। आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में 2017 के पहले जितनी भी शहरों के अंदर स्ट्रीट लाइट हुआ करती थी, ये स्ट्रीट लाइट हैलोजन के रूप में जलती थी, बिजली की भी ज्यादा खपत होती थी और उससे कार्बन उत्सर्जन भी ज्यादा होता था। लेकिन एलईडी स्ट्रीट लाइट के रूप में बदला गया। 16 लाख ऐसी लाइट हमने प्रदेश के अंदर बदली। परिणाम क्या रहा? बिजली की कम खपत, बिजली की बचत और साथ साथ उससे होने वाली धनराशि से जो बचत पैसा बचा है उसी से हम एलईडी स्ट्रीट लाइट लगा दिए। अलग से कोई धनराशि देने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी। पर्यावरण को भी बचा लिया, बिजली को भी बचा लिया और साथ साथ
हम लोगों ने अच्छी दुधिया लाइट हर सिटी के अंदर देने में हम सफल हो गए। ऐसे छोटे छोटे प्रयोग हो सकते हैं, जैसे प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह बैन करना, ये पर्यावरण के लिए भी और जीव जगत के लिए भी यह एक उत्तम प्रयास हो सकता है, और वह भी हम लोगों ने प्रदेश के अंदर किया। और आज यहां पर एक कुकरेल नदी, जो कभी एक नदी हुआ करती थी, आज से 50 साल पहले कुकरेल से एक नदी निकलती हुई गोमती नदी में मिलती थी, लेकिन 84 के बाद इस पूरी नदी को अपने स्वार्थ के लिए भूमाफियाओं ने पाटना प्रारंभ किया, और परिणाम क्या हुआ? जो कभी नदी थी वह फिर नाला बन गया, और फिर वह उन बस्तियों के ड्रेनेज को उड़ेलने का एक माध्यम बन गया। उसने एक नदी को तो मारा ही मारा, लेकिन साथ साथ गोमती नदी को भी प्रदूषित करने का काम किया। जिस नदी संस्कृति के ऊपर मानवीय सभ्यता बसी हुई है, उसको नष्ट कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। गोमती नदी लखनऊ में आकर के कितनी काली हो गई है, किस प्रकार की स्थिति को पहुंच चुकी है। क्या इस पाप से हम कभी वंचित रह पाएंगे जो यहां पर हुआ? और इसीलिए सरकार ने तय किया कि लखनऊ में आने वाले कोई भी अतिथि हो, कोई भी पर्यटक हो, लखनऊ वासियों के लिए भी, प्रदेश वासियों के लिए भी, हम कुकरेल में एक नाइट सफारी की स्थापना करेंगे। नाइट सफारी यहां पे लोगों के पर्यटन और मनोरंजन के साथ साथ ज्ञानवर्धन का भी एक केंद्र बनेगा, लेकिन साथ साथ इको टूरिज्म के एक बेहतरीन स्पॉट के रूप में हम पूरे कुकरेल क्षेत्र को डेवलप करेंगे। और उसी क्रम में आपने देखा होगा इस क्षेत्र में जो अतिक्रमण था, उस अतिक्रमण को हटा करके जिन लोगों ने यहां पर रजिस्ट्री की थी, उन लोगों को जिनके पास आवास नहीं थे, उनको आवास उपलब्ध कराए गए। ऐसे 2100 परिवारों को भी एक एक आवास उपलब्ध करवाने का कार्य एलडीए ने प्रशासन की मदद से यहां पर संपन्न किया, उनको व्यवस्थित पुनर्वास हुआ। लेकिन साथ साथ जिन लोगों ने जमीन के धंधे के साथ जुड़ करके पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का काम किया और भूमाफिया बन करके लोगों को ठगने का काम किया, ऐसे भूमाफियाओं के खिलाफ भी कार्रवाई करते, एफआईआर लॉन्च कराते, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ करके लखनऊ विकास प्राधिकरण ने आज इसे खाली करवाया है। और खाली करवाने के बाद जहां पहले अकबर नगर के नाम पर यहां पे पॉल्यूशन का एक माध्यम बना हुआ था, आज वहां पर भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी के नाम पे सौमित्र वन का आज यहां पर गठन हुआ है। ये जो जितने भी पेड़ लगाए जा रहे हैं, ये सौमित्र वन ही हैं, ये सौमित्र वन के ही हो रहे हैं। हरशंकरी के एक वाटिका मुझे भी यहां पे लगाने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहनों भाइयों, उस पहचान को बनाए रखने के लिए सौमित्र वन यहां लग रहा है, और इसके दूसरी ओर शक्ति वन लगने जा रहा है। शक्ति वन भी इसलिए, ये शक्ति भारत की नदी संस्कृति को बचाने का माध्यम बनेगा। एक पेड़ मां के नाम के इस कार्यक्रम को भी और नई मजबूती प्रदान करने में हम सबका मार्गदर्शन करेगा, प्रदेशवासियों को आगे बढ़ाने का काम करेगा। और आज का जो कार्यक्रम, जिस स्तर पर सभी लोग इस अभियान के साथ जुड़े हुए हैं, मैं देख रहा हूं हर तबके, उत्तर प्रदेश सरकार के सभी विभाग, क्या पंचायती राज, क्या ग्राम्य विकास, क्या नगर विकास, क्या पीडब्ल्यूडी, क्या गृह विभाग, क्या सामान्य प्रशासन, क्या स्कूली विभाग, क्या टेक्निकल एजुकेशन, क्या मेडिकल एजुकेशन, सभी विभाग वन विभाग के नेतृत्व में इस कार्यक्रम के साथ लगे हैं। हर जनपद लगा है, प्रदेश सरकार के मंत्रीगण लगे हुए हैं, माननीय सांसद, माननीय विधायकगण इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। और मैं तो पूरे प्रदेश वासियों का आह्वान करूंगा, हमारे पास पेड़ों की कमी नहीं है। अकेले वन विभाग और उद्यान विभाग के पास 50 करोड़ पौध है। निजी नर्सरी में लगभग 4 करोड़ पौध मौजूद है। इसमें छायादार भी है, इमारती लकड़ियों से भी है, फलदार भी है, औषधीय वृक्ष भी है,
सजावट वाले भी हैं। हर प्रकार के पौधे आपको वहां पर प्राप्त हो जाएंगे। प्रदेश सरकार ने यह भी तय किया है कि हम जगह जगह वाटिका विकसित करेंगे, जैसे सौमित्र वन और शक्ति वन यहां लगाए जा रहे हैं। इसी प्रकार से अलग अलग जगहों पर, कहीं हरशंकरी का, कहीं पे नवग्रह का, कहीं पे नक्षत्र वाटिका का, कहीं पर अलग अलग प्रकार के कार्यक्रमों के साथ जुड़ने का भी कार्यक्रम हो रहा है। प्रदेश की माननीय राज्यपाल महोदया स्वयं सीतापुर में इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रदेश सरकार के हमारे सभी मंत्रीगण, माननीय जनप्रतिनिधिगण अलग अलग जनपदों में इस पवित्र कार्यक्रम के साथ जुड़ करके सभी प्रकार के जनप्रतिनिधिगण, महापौर, जिला पंचायत अध्यक्ष, ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुखगण, क्षेत्र पंचायत के सदस्यगण, समाज के अलग अलग तबके के लोग भी इस पवित्र कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। और सायंकाल होते होते आपको इस शुभ सूचना मिलेगी कि उत्तर प्रदेश ने जो अपना टारगेट तय किया था, उस टारगेट को अचीव किया है और उसके साथ ही एक पवित्र अभियान को हम एक नई ऊंचाई तक प्रदान करने का काम भी करेंगे। आज के इस अवसर पर मेरा आप सबसे आह्वान होगा कि जब एक पेड़ मां के नाम पे लगा रहे हैं तो इसको बचाने की जिम्मेदारी भी हमें रखनी पड़ेगी। इसलिए पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ भी, और पेड़ बचेगा तो पर्यावरण भी बचेगा। और इसीलिए हम लोगों ने कहा है, एक पेड़ मां के नाम, पेड़ लगाओ और पर्यावरण बचाओ। पर्यावरण बचेगा तो ग्लोबल वार्मिंग और हीट वेव की विभीषिका से हम बच पाएंगे, जीव जगत को बचा पाएंगे, जीव जंतुओं को हम बचा पाएंगे। और अगर हमने पर्यावरण के साथ एक सीमा के बाद खिलवाड़ किया, इसकी भारी कीमत जीव सृष्टि को, जंतु सृष्टि को चुकानी पड़ेगी। वह नौबत ना आने पाए। अब इसके लिए अलार्मिंग होने लग गई है, खतरे की घंटी बज चुकी है। इससे पहले कि खतरा हमारे सिर के ऊपर से बहता हुआ दिखाई दे, हम लोगों को तत्काल चैतन्य होकर के हमारा प्रयास होना चाहिए इस कार्यक्रम के साथ जुड़े। हर तबके के लोगों को हम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के 56 लाख लाभार्थियों के घरों में एक एक सहजन का पेड़ भी लग रहा है। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर हेरिटेज वृक्षों को बचाने की भी एक मुहिम को आगे बढ़ाया है। 100 वर्ष पुराने जितने भी पेड़ हैं उनको हर हाल में बचाना है। आपके बाराबंकी में एक कल्प वृक्ष है, कहते हैं उसकी आयु 5000 वर्ष पुरानी है। आप अनुमान करिए कितनी पीढ़ियां उसने देखी। द्वापर युग का 5000 वर्ष पुराना पेड़ आज भी बाराबंकी में मौजूद है। ऐसे अनेक पेड़ मिल जाएंगे आपको। और मेरा मानना है कि यह हम अपने लिए, अपने वर्तमान को और अपने भविष्य को सुरक्षित और उज्जवल बनाने के अभियान के साथ जुड़ रहे हैं। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से उन सभी किसानों का जिन्हें कार्बन क्रेडिट का लाभ यहां पर प्राप्त हो रहा है, उन्हें भी, और साथ साथ इस पूरे वृक्षारोपण अभियान के साथ जुड़े हुए जितने भी प्रदेश के अलग अलग स्वयंसेवी संगठनों, सामाजिक शैक्षणिक संगठनों के साथ साथ प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों की सहभागिता है, इन सबको मैं हृदय से अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम समय से इस लक्ष्य को प्राप्त करते हुए एक पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण महाअभियान को सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचा करके सायकाल उत्तर प्रदेश एक नया रिकॉर्ड बनाने का काम करेगा। इस पूरे अभियान के प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और इसके पूर्व कि मैं आज के इस कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापन के लिए प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष उत्तर प्रदेश श्री सुधीर कुमार शर्मा जी को आमंत्रित करूं। जैसा मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि अब तक आज 12 करोड़ रुपए पौधे लग चुके, 12 करोड़ पौधे। तो लोकसभा चुनाव में फैजाबाद सीट पर बीजेपी की करारी हुई है।
इस सीट पर मिल्कीपुर से सपा विधायक रहे अवधेश प्रसाद अब सांसद हैं। उनके इस्तीफे के बाद अब यहां उपचुनाव होना है। फैजाबाद की हार के बाद ये सीट बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन चुकी है। दूसरी ओर चूंकि ये सीट सपा की है, इसलिए सपा पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव पहले से है। उपचुनाव के लिए जिले की मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के कई दावेदार सामने आ गए हैं। इनमें से पूर्व विधायक से लेकर जिला पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधान तक शामिल हैं। पासी समाज से सबसे ज्यादा नाम सामने आए हैं। यदि सपा ने पासी समाज से उम्मीदवार उतारा तो किसी अन्य जाति के प्रत्याशी पर भी विचार किया जा सकता है। फिलहाल संगठन ने सभी नामों पर विचार करते हुए दावेदारों की जीत और हार की संभावनाओं को खंगालना शुरू कर दिया है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद जो है उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभाओं में जो है उपचुनाव होना है और उसी के तहत अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा में इस समय इंडिया वाइज की टीम है, यहाँ पे भी उपचुनाव होना है। विधायक थे अवधेश प्रसाद सपा से, तो उनको जो सांसद में सीट जीतने के बाद जो है ये सीट खाली हुई है और पूरे यूपी में 9 विधानसभा में सीट खाली हुई है और एक जगह जो है जैसे कानपुर में इरफान सोलंकी को सजा हो गई, जिसके बाद जो है 10 जो है विधानसभा की सीटें खाली हुई हैं और इस समय जो है इंडिया वाइज की टीम जो है मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में है और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो लोग हैं उनसे भी यहाँ पे जो बात करेगी कि जो उपचुनाव होने वाले किस मुद्दे को लेकर के है और यहाँ पे बीजेपी जो है पुनः एक बार जो है इसमें पूरा दम लगाएगी, क्योंकि जो अयोध्या सीट हारी है उसका यहाँ पे पूरा दम लगाएगी, यहाँ की सीट जीती जाए। देखने वाला होगा कि बीजेपी पुनः यहाँ पे लौटती है या नहीं लौटती है और सपा अपने सीट को यहाँ पे बचा पाती है नहीं बचा पाती है। और यहाँ की जो आम जनता है उनसे पूछेंगे किन मुद्दों को लेकर के वो वोट यहाँ पे डालेंगे। आप क्या मिल्कीपुर में उपचुनाव होने वाला है, क्या कहेंगे? कौन कौन दावेदार के रूप में आ रहा है? अब कई लोग भाजपा से हैं, कई लोग तो सपा से हैं, सब बदलाव चाहते हैं बस और क्या। नहीं, इससे पहले तो सपा की सीट यहाँ पे थी। ठीक, बदलाव चाह रहे हैं, वही रहेगी और क्या। क्या वो चाहे जो आएगा वही जीतेगा, भाजपा से नहीं? नहीं। क्या वजह रहेगी जो भाजपा से अयोध्या सीट भी सांसदी में भी आ रही है और दोबारा फिर अब वो वजह जान ही रहे हैं, क्या बताएं आपको, क्या वजह है? अब बता दिए जो बताना था। जनता परेशान है और क्या। क्या कहेंगे कि चुनाव होने वाले हैं, आप क्या दिक्कतें हैं? दिक्कतें सारी बहुत दिक्कतें हैं। कंपनियों को प्राइवेट कर दिया है, सारा कंपनी कितने लोग बेरोजगार हो गए हैं, घूम रहे हैं बेचारे, क्या हुआ उनका? न सरकार ध्यान दे रही है, सरकार कह रही है रोजगार बहुत दे रहे हैं। कहाँ दे रहा है बताइए आप, कहीं है? पेपर लीक हो रहा है, कितने लोग नुकसान हो रहा है। भाजपा का नया प्रत्याशी लाती है तो टक्कर जीत सकती है। अच्छा, इससे पहले गोरखनाथ हारे थे 12,000 करीब वोटों से, अगर दोबारा फिर उन पे पार्टी भरोसा जताती तो क्या रहेगा? तो मामला ठीक नहीं रहेगा, फिर विकास नहीं किया? नहीं, विकास नहीं। क्या नाम पड़ता है? अनुराग कौशल। क्या कहेंगे? टक्कर तो रहेगी, दोनों में रहेगी, लेकिन फिलहाल यहाँ चेहरा नया आएगा बीजेपी से तो ज्यादा टक्कर रहेगी। अच्छा, भाजपा चाह रही है कि अयोध्या सीट अभी हारी ही है सांसद की और वो पूरा दम यहाँ लगा रही है, अपने मंत्रियों को भी लगा दिए है, 2-2 मंत्री यहाँ पे डटे हुए हैं कि इस बार भाजपा की सीट जो है यहाँ मिल्कीपुर में जीती जाए। और दूसरी तरफ अवधेश प्रसाद की भी प्रतिष्ठा का मामला है, तो क्या माना जा रहा है इसमें भाजपा जगह बना पाएगी? बिल्कुल जगह बना पाएगी, चेहरा चेंज करेंगे तो बनाएगी, नहीं तो फिर गंवानी पड़ेगी सीट। अच्छा, किन मुद्दों को लेकर के यहाँ पे चुनाव? यहाँ पे मुद्दे बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं, जैसे जानवरों का मुद्दा है और खेती जो है खराब हो रही है। आए दिन इस जो है ये 330A निकल रहा है जो NH है, इस पे एक्सीडेंट हो रहे हैं, जानवर बीच में आते हैं। मेरे सामने ही मेरा हॉस्पिटल है, यहाँ पे आशाराज हॉस्पिटल है, जिसमें जो है एक्सीडेंट बगल में हुआ और रोज होता है। आप जाके देखिए, वहां पे जानवर बैठे रहते हैं सड़क पे, आए दिन शाम के टाइम बैठे रहते हैं, रोज एक्सीडेंट होना है। अच्छा, शिक्षा की अगर बात की है तो शिक्षा का क्या है यहाँ पे? शिक्षा ठीक है, शिक्षा में कोई वो नहीं है। स्वास्थ्य को लेकर? स्वास्थ्य को लेकर समस्याएं हैं, जो आप जमीनी स्तर पे जाएंगे तो आपको सारा डिटेल मिल जाएगा क्या है स्वास्थ्य। अच्छा, पूरी विधानसभा में सड़कों की स्थिति क्या है? दावा किया रहा है कि सभी सड़कें चुस्त होंगी। सड़कें कोई दुरुस्त है, कोई नहीं है, कहीं पानी भर रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, वो कुछ ना कुछ तो परेशानी है ही। हाँ, मेन रोड है तो गड्ढे युक्त है। केवल जो है मेन रोड को फोकस किया जा रहा है, जो गांव की सड़कें गई हुई हैं और सब हैं वो खराब है,
क्या नाम पड़ता है? मेरा दीपेंद्र सिंह नाम पड़ता है। यहाँ पे जो जितेंद्र सिंह है उनका साफ तौर पे कहना है कि विकास के मुद्दे को लेकर के, सड़क है, शिक्षा है और भी तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर के यहाँ चुनाव होगा, लेकिन यहाँ से भाजपा से कोई नया चेहरा लाती तो वही यहाँ पे सपा के प्रत्याशी को टक्कर दे पाएगी, अन्यथा पार्टी का हमेशा जो है जलवा कायम रहता है। समझ समाज सेन यादव की धरती है। आनंद सेन यहाँ देखो चुनाव जीत चुके हैं, रामचंद्र जी यहाँ से समाजवादी पार्टी चुनाव जीत चुके हैं, उदय प्रसाद जी यहाँ से चुनाव जीत चुके हैं। भाजपा भी जीती है। भाजपा एक आध बार जीती है, एक बार गोरखनाथ जीते, एक बार शायद मथुरा प्रसाद तिवारी बहुत मामूली वोटों से चुनाव जीते थे, कमलासन पांडे जी चुनाव हारे थे। क्या वजह? यहाँ वजह बहुत, यहाँ को न कोई विकास काम हुआ है, न कोई अस्पताल है, न कोई अच्छा शिक्षा देने के स्कूल है। नरेंद्र देव विश्वविद्यालय की यूनिवर्सिटी जो बनाई गई थी बाबू मिश्र सेन यादव की देन है, वो वहां से खींच करके लाए यहाँ बनवाए थे। उसके बाद से मिल्कीपुर जो है एक बहुत पिछड़े उसे देखा जाता था, आज भी पिछड़े एरिया के रूप में आए। और कांग्रेस की ये देन है जो रायबरेली से फैजाबाद की सड़क गई है, उसे भी खाली एक सड़क दिखाई देती है। अच्छा, दावा तो किया जा रहा है कि चौतरफा विकास हुआ, सड़कें गड्ढे मुक्त सारी हो गई। गड्ढे मुक्त खाली उनके जो केशव प्रसाद मौर्य जी हैं खाली वहीं बयानबाजी लखनऊ से कर देते हैं, और उनको अपन धरातल उतर के देखना चाहिए, गांव में अपने पार्टी के लोगों को लगाना चाहिए, अपने अधिकारियों को लगाना चाहिए, तब उनको सच्चाई सामने आ जाएगी। विधानसभा के आपकी सड़कों क्या? विधानसभा की जर्जर सड़कें हैं चारों तरफ। आप यहाँ अभी सेवरा मोड़ से आप तरौली चले जाइए, आप अभी खुद ही देख लीजिएगा। आप यही चले, जल भराव है चारों तरफ। जल भराव की स्थिति रहती है? जल भराव की स्थिति पूरी। इससे पहले अवधेश प्रसाद थे, तो उनसे कभी आपने मांग मांगी? अवधेश प्रसाद जी थे जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उन्होंने विकास कुछ काम किया था, लेकिन उसके बाद से दोबारा फिर समाजवादी पार्टी की सरकार आई ही नहीं। मंत्री भी रहे थे तब कुछ काम हुआ था, उसके बाद कोई काम नहीं। तो इस बार उम्मीद है कि जीतेंगे? अब भाई जब जो है प्रत्याशी सामने आ जाए तभी इसके बारे में कुछ कहा जा सकता। माना जा रहा है कि अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत है। तो भाई अब तो सांसदिक में आप देख ही चुके हैं कि सब विधानसभा से चुनाव जीते हैं, तो उस पर आपको पूरा अंदाजा है। यहाँ भी समाजवादी पार्टी चुनाव जीत चुकी है। तो आपने तो बहुत बड़ी बात कही कि मुख्यमंत्री भी आ जाएंगे तब भी मिल्कीपुर में उपचुनाव नहीं जीत सकते। भाई जैसे देखो अभी जो सांसदिक चुनाव हुआ उस लहजे से अगर देखा जाए तो आप पूरे देश और विदेश में ये चर्चा है कि नहीं। अगर उसी कंडीशन से चुनाव हुआ तो फिर वही रिजल्ट आएगा। तो कहने का मतलब है कि मुख्यमंत्री ने विकास अयोध्या में खूब किया, अयोध्या में बजट जो है आधे यूपी के बराबर दिए, उसके बावजूद बिहार हो गया। अयोध्या में किए, लेकिन जैसे जो विधानसभा मिल्कीपुर है इसमें कोई एक। तो आपने तो बहुत बड़ी बात कही कि मुख्यमंत्री भी आ जाएंगे तब भी मिल्कीपुर में उपचुनाव नहीं जीत सकते। भाई जैसे देखो अभी जो सांसदिक चुनाव हुआ उस लहजे से अगर देखा जाए तो आप पूरे देश और विदेश में ये चर्चा है कि नहीं। अगर उसी कंडीशन से चुनाव हुआ तो फिर वही रिजल्ट आएगा। तो कहने का मतलब है कि मुख्यमंत्री ने विकास अयोध्या में खूब किया, अयोध्या में बजट जो है आधे यूपी के बराबर दिए, उसके बावजूद बिहार हो गया। अयोध्या में किए, लेकिन जैसे जो विधानसभा मिल्कीपुर है इसमें कोई एक योजना लोग नहीं बता सकते कि कोई अच्छी सड़क दी गई हो, कोई अच्छा कॉलेज दिया गया हो, कोई अच्छा स्कूल दिया गया है। और स्कूल एक समाजवादी पार्टी सरकार में प्रथम नंबर रहा था, जो सरकार जाने के बाद रुक गया, आज वो वही वैसे वैसे पड़ा है। क्या नाम है? हमारा नाम मुस्लिम। यहाँ पे जो प्रत्याशी थे उनका साफ तौर पे कहना है कि मिल्कीपुर जो उपचुनाव होने वाला है उसमें सीधी टक्कर जो है भाजपा और सपा की देखने को मिलेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।